तुम जेलस हो या फिर इनसिक्योर हो, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। हाय, मैं हूं प्रभात, आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे जेलसी के ऊपर। देखो, जेलसी को लोगों ने ना काफी ऐसा समझ रखा है कि ये हमें तब होती है जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती है। मतलब जब हम देखते हैं कि यार हमारा पड़ोसी उसने गाड़ी ले ली, तब हमें लगता है कि यार हमें अभी जेलसी हो रही है ना। या फिर हम सोचते हैं कि यार ये इंसान मेरा दोस्त है लेकिन वो उस इंसान से जाके बात कर रहा है, हमें तब जेलसी होती है। इन दोनों केसेस में हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक इनसिक्योरिटी, ना कि जेलसी। क्योंकि जेलसी खुद में एक काफी कॉम्प्लेक्स इमोशन। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक इमोशन से नहीं चल रहा होता, इसमें मल्टीपल इमोशंस होते हैं। जैसे कि इसमें डर होता है, गुस्सा होता है, शर्म होती है, एंजाइटी होती है, और भी काफी सारे इमोशंस चल रहे होते हैं एक साथ। क्योंकि जेलसी सिर्फ प्यार मोहब्बत तक सीमित नहीं होती, ये हमें दोस्तों में भी देखने को मिलती है, स्कूल, कॉलेजेस, वर्क प्लेस, वहां पे भी देखने को मिलती है। एंजाइटी जब हमें हो रही हो तब भी देखने को मिलती है, पेरेंट्स के बीच में भी देखने को मिलती है, पेरेंट्स की फैमिली के बीच में भी देखने को मिलती है। सो ये चीज इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है, इसलिए हम काफी अलग अलग थ्योरीज के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर हम एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी होती क्या है? हम इंसान पहले कैसे रहते थे, मतलब जब हम आदि मानव थे, है ना, केव्स वगैरह में रहते थे, झुंड में रहते थे, तब हम कैसे रहते थे, तब हमारे इमोशंस कैसे काम करते थे, तो उसकी साइकोलॉजी को समझने को एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहते हैं। तो उस केस में जेलसी ने हमें काफी ज्यादा हेल्प करा है। कैसे? हमारे रिश्तों को बचा के रखने के लिए, हमें जिंदा रहने में भी काफी हेल्प करा है। अगर हम देखें मेन और वुमेन में कैसे जेलसी का फर्क आता है, मेन के केस में ज्यादातर जेलसी उन्हें तब इफेक्ट करती है जब वो चीज जिससे वो जेलस हो रहे हैं वो उनके स्टेटस के ऊपर आ रही हो, या फिर एक सेक्सुअल इनफिडेलिटी हो। मतलब जब उनका पार्टनर है वो किसी और इंसान के पास जा रहा है, ऐसा रिस्क है ना। या फिर उनके जो बच्चे हैं वो उनके नहीं है, किसी और के, और उसको पता ही नहीं है, तब ये केस हो सकता है, या तो स्टेटस वाला हो सकता है। वुमेन में मेजरली ये केस पाए जाते हैं अबाउट इमोशनल नेग्लेक्ट। भावनात्मक रूप में जब किसी वुमेन को निग्लेक्ट करा जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता एंड नजरअंदाज किया जाता है, तब उन्हें जेलसी वाला फैक्टर काफी ज्यादा इफेक्ट करा जाता है। ऐसा एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है ज्यादातर केसेस में। अगर अटैचमेंट थ्योरी के पर्सपेक्टिव से देखें तो वैसे लोग जिनका अटैचमेंट स्टाइल एक अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल रह चुका है, उनके केसेस में उनको जेलसी काफी फील होती है, और साथ साथ उनको अबैंडनमेंट का भी डर रहता है कि यार उनको कोई इंसान छोड़ के चला जाएगा, इसका भी डर रहता है। लेकिन वैसे लोग जिनका अटैचमेंट स्टाइल अवॉइडेंट होता है, वो लोग दिखाते नहीं है कि यार वो जेलस फील कर रहे हैं, है ना, सामने नहीं दिखाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने आप को उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से, फ्रेंडशिप से दूर करने लग जाएंगे इमोशनल। अभी एंशियस और अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल क्या है, अगर आपको ये समझना है तो उसके लिए मैंने काफी डिटेल 15 मिनट की वीडियो बना रखी है एक्सप्लेनिंग दी डिफरेंट टाइप ऑफ अटैचमेंट स्टाइल, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वगैरह, मैंने सब कुछ समझाया है। तो आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उसके अलावा ये जो जेलसी है ना, वो हमारी थॉट से स्टार्ट होता है। थॉट क्या रहता है कि यार मैं रिप्लेसेबल हूँ, मतलब मेरी जगह किसी और इंसान को दी जा सकती है, या फिर मैं उतना ज्यादा सक्षम नहीं हूं, आई एम नॉट गुड इनफ किसी भी चीज में, तब इस केस में वो रिएक्शन आ सकता है। एग्जाम्पल ये एक कपल है जिसमें एक लड़की को लग रहा है यार मे बी आई एम नॉट गुड इनफ फॉर हर, तो शायद ये मुझे छोड़ के चली जाए। वाइस वर्सा भी हो सकता है, लड़की को लग रहा है कि यार मैं इस लड़के के लिए उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हूं, तो शायद मेरे को छोड़ के ना चला जाए। इन दोनों केसेस में हमको नजर आ रहा है कि ये थॉट है। जब यही थॉट बार बार घूमने लग जाता है तो हमारे दिमाग में एक प्रकार से भावनाओं की बाढ़ आ जाती है, एक इंसान के लिए काफी ओवरवेलमिंग हो जाता है। उसी केस में वो इंसान जाके कंट्रोलिंग बिहेवियर दिखाता है। फिर वो कहता है तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हें इससे बात नहीं करनी चाहिए, उससे बात नहीं करनी चाहिए, ये मत पहनो, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। ये सारी चीजें आ रही होती है जेलसी से। और ये जेलसी कहां से आ रही है? उस थॉट से। और वो थॉट कहां से आ रहा है? उनके अटैचमेंट स्टाइल से। तो ये जरूरी नहीं कि हर केस अटैचमेंट स्टाइल पर आए, बट आपको मेन क्रक्स समझ आएगा कि हाँ ये सब चीजें कहां से आ रही होती है। अगर हम सिगमंड फ्रॉइड का व्यू देखें, सिगमंड फ्रॉइड काफी बड़े साइकोलॉजिस्ट थे अपने टाइम के, और अभी भी काफी ज्यादा इंपैक्टफुल साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं। तो उन्होंने बताया था कि एक इंसान के लिए फर्स्ट जो जेलसी होती है, या फिर अर्ली कंपटीशन जेलसी का होता है पेरेंट का अटेंशन। जब एक बच्चा छोटा होता है ना, तब उसे लग रहा होता है मुझे मेरे माँ बाप का पूरा अटेंशन चाहिए। जब वो देखते हैं कि ये अटेंशन किसी और इंसान को मिल रहा है, तब वो रोने लग जाते हैं, तब वो करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं ताकि अटेंशन उनके ऊपर आ जाए। इस तरीके से काम करता है, ऐसा कहना था सिगमंड फ्रॉइड का। आने वाले समय में हमें समझ आया कि कई बार जेलसी हमारे एक डर के साथ रहती है कि मैं उतना सक्षम नहीं हूं, या फिर कोई इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा। और इसके काफी सारे अपना रिसर्च एविडेंसेस भी है दुनिया भर में। पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि जेलसी काफी नॉर्मल बिहेवियर, हर एक इंसान को ये चीज महसूस होती है, लेकिन इंटेंसिटी और ट्रिगर में फर्क होता है।
कि एक इंसान को कितनी जेलसी फील हो रही है। इतनी तो नहीं हो रही कि वो खुद भी परेशान हो रहा है, सामने वाले को भी परेशान कर रहा है, और साथ ही साथ उस इंसान को किस चीज से जेलसी हो रही होता है उसमें भी फर्क होता है। एक रिसर्च है 1993 की, पैरेट और स्मिथ की, जिन्होंने उसमें बात करी थी अबाउट कॉम्बिनेशन इमोशन। कॉम्बिनेशन इमोशन में होता क्या है, मैंने जो स्टार्टिंग में बात करी थी ना कि जेलसी इतना सिंपल नहीं है, इसमें बहुत सारे इमोशन हो रहे होते हैं। इन्होंने उसी के ऊपर बात करी थी कि जेलसी एक कॉम्बिनेशन इमोशन है, बहुत सारे इमोशंस का एक है ना पैक्ट है, जिसमें गुस्सा होता है, शर्म होती है, डर होता है, दुख होता है, एंजाइटी होता है, और ये सब कुछ एक साथ फ्लो करता है। जिसमें से जो ज्यादा स्ट्रांग होता है वो नजर आ जाता है बाहर। और इसीलिए ना कल्चर भी बड़ा मैटर कर रहा होता है। जैसे अगर एक ऐसा कल्चर है जहाँ पे हम फैमिली को सेंटर देते हैं, है ना, कंट्रोल का सेंटर, कम्युनिटी को एक सेंटर देते हैं, जैसे भारत का कल्चर हो गया, उस केस में जेलसी बड़ी नॉर्मलाइज हो जाती है। हमारे आसपास का हर एक इंसान जेलस हो रहा होता है और हम उस चीज को काफी नॉर्मलाइज कर चुके होते हैं। लेकिन वही चीज वेस्टर्न सोसाइटी में, फॉर एग्जाम्पल यूरोप में या फिर अमेरिका में, उस चीज को काफी टॉक्सिसिटी मानी जाती है, इनसिक्योरिटी मानी जाती है अगर कोई इंसान जेलस हो रहा है तो। क्यों? क्योंकि वहां पे एक इंडिविजुअलिज्म वाला कल्चर है, भारत में कलेक्टिविज्म वाला कल्चर है। दोनों में फर्क होता है। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा एक्सप्लेनिंग द साइकोलॉजी बिहाइंड कलेक्टिविज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। बट आप बेसिकली समझ जाओगे कि एक कल्चर में हम फैमिली को सेंटर देते हैं और एक कल्चर में हम एक इंसान को, इंडिविजुअल को सेंटर देते हैं। 2018 में एक रिसर्च हुई थी बाय चक्रवर्ती एंड देब की, जिन्होंने उसमें बताया था कि हम जो इंडियन स्टूडेंट्स है ना, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा जो फैक्टर होता है जेलसी का, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही आ रहा होता है। जब वो देखते हैं कि उनका पार्टनर या उनका दोस्त या फिर उनका जो काफी करीबी है वो किसी और इंसान से चैटिंग कर रहा है ऑनलाइन, या फिर उसके साथ फोटोज डाल रहा है, स्टेटस डाल रहा है, व्हाटएवर, क्योंकि जेलसी और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है, बढ़ जाती है जब चुगलियां हो रही होती है, जॉइंट फैमिली डायनामिक होते हैं, है ना, एक बड़ी अच्छी खासी बड़ी फैमिली होती है, कंपैरिजन हो रही होती है, जब बाउंड्रीज नहीं होते, तो उस केस में भी काफी ज्यादा जेलसी जैसी चीजें बढ़ने लग जाती है। क्योंकि भारत का कल्चर थोड़ा वैसा है कि जिसमें हम फ्रेंड्स, फैमिली, कम्युनिटी को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उस कारण से एक इंसान अपनी खुद की इंडिविजुअल जो सेल्फ है उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देता। और मैंने जैसे बताया था आपको शुरुआत में ही कि मैन और वुमेन में जेलसी कैसे काम करती है। वुमेन के केस में ज्यादातर उनको इमोशनल नेग्लेक्ट फेस करना पड़ता है, चाहे वो पेरेंट्स से हो, दोस्त से हो, पार्टनर से हो, किसी से भी हो, उनको इमोशनल नेग्लेक्ट। और मेन के केसेस में या तो स्टेटस वाला होता है कि यार उसने मेरे को ऐसा कैसे कह दिया, है ना, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। इस केस में क्या हो रहा है, स्टेटस के ऊपर बात आ रही है, या फिर है ना पैसों से कंपैरिजन हो रहा है, या फिर सेक्सुअल इनफिडेलिटी, चीट कर दिया पार्टनर ने, वो भी चीज है। ये चीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रिगर होती है ज्यादातर केसेस में। और कुछ कुछ केसेस में अचीवमेंट भी होता है कि हमारे दोस्त ने, भाई बहन हो गया, पड़ोसी ने कोई अचीवमेंट ले ली, कोई गाड़ी ले ली, पैसा अच्छा खासा कमा लिया, घर बना लिया, उस केस में भी लोगों को जेलसी हो रही होती है। तो अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर कि कैसे आप अपनी जेलसी को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको काफी ज्यादा इशू होते हैं जेलसी के साथ, तो आप क्या कर सकते हो। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको ट्रिगर करती है, आपको एक इंसान से जेलस फील कराती है। और ये भी समझना पड़ेगा क्या वो चीजें आपको सच में ट्रिगर करती हैं, या फिर आप ओवरथिंक कर रहे हो, आप फालतू में कंपैरिजन डाल रहे हो। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि यार वो इंसान ने अभी जो अचीव करा ना, उस कारण से हमें जेलसी हो रही होती है। उस इंसान में कोई कमी नहीं है, उस इंसान ने कुछ ऐसा अचीव कर लिया जो हम नहीं चाहते थे कि वो अचीव करे। दूसरा आप कर सकते हो अटैचमेंट हीलिंग। कई बार कुछ लोगों का जिनका अटैचमेंट स्टाइल अवॉइडेंट होता है या फिर एंशियस होता है, उस केस में भी उनके साथ ये इशू आ रहे होते हैं जेलसी वाला, तो वैसे चीजों में आपको एक थेरेपिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए इनफैक्ट, ताकि आप अपने वो इनसिक्योर अटैचमेंट का जो इशू है उसको सही कर सको। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अपने आप से मेहनत करके एक सर्टेन लेवल तक जा सकते हो, लेकिन अगर आपकी हालत ऐसी है कि आपकी खुद की मेहनत से वो चीज ठीक नहीं हो पा रही है, इन दैट केस यू नीड समवन एल्स, समवन हु हैव अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज इनटू दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए अगर आपके साथ ऐसा है। तीसरी चीज है जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव है, विच इज माइंडफुल कम्युनिकेशन। सामने वाले के ऊपर इल्जाम लगाने के बजाय अगर तुम उसे ये बता दो कि तुम क्या फील कर रहे हो, कई गुना बेहतर। एग्जाम्पल के लिए मान लो सामने वाले ने कुछ ऐसा करा कि तुमको इग्नोर फील हो रहा है, तो तुम ये बोलोगे यार ये इंसान ही खराब है, देखो ना जब देखो मेरे को इग्नोर करता रहता है, तूने हमेशा मेरे को इग्नोर करा है। आप डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हो। उससे बेहतर आप उसे ये बताओ कि यार मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं इग्नोर हो रहा हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे तूने इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब वो एक्सप्लेनेशन देगा, वो सब बात की बात है,
लेकिन आपने अपनी तरफ से जो है एक माइंडफुल कम्युनिकेशन की शुरुआत करी, जिससे आप जेलस फील नहीं करोगे बिल्कुल भी। इसके बाद ही आपको डालनी चाहिए बाउंड्रीज। आपको ये समझना चाहिए कि क्या आपकी खुद की प्राइवेट लाइफ है, क्या पब्लिकली आप दिखा सकते हो दूसरों को। हमारी इंडियन कम्युनिटी में ज्यादातर हम चीजों को प्राइवेट नहीं रखते हैं। हमारा दोस्त यार, हमारी अचीवमेंट्स क्या है, हमारे फेलियर्स क्या है, हम सब कुछ दूसरों को बता रहे होते हैं, एंड दैट्स व्हाई जेलसी फैक्टर और बढ़ता रहता है। ठीक है, हमारे क्या रिजल्ट आया हम जाके दूसरे को बताते हैं, हमारे लाइक रिसेंटली कोई बच्चा पास हुआ या फेल हुआ है, माँ बाप सबको बता रहे होते हैं। ये चीज एक जेलसी साइकिल चलाता रहता है। एंड आई थिंक बाय सेटिंग मोर बाउंड्रीज यू कैन एक्चुअली हेल्प योरसेल्फ एंड द कमिंग जनरेशन ऑल्सो। अंत में मैं बस ये कहूंगा कि जेलसी सही या गलत नहीं होती, ये बस होती है। कोई इंसान को अगर जेलसी से इश्यूज हो रहे हैं देन दैट्स रॉन्ग, है ना। इसको अगर हम बैलेंस रखें और अच्छे से इसको इस्तेमाल करें तो सब कुछ सही चलेगा। वरना अगर ये अच्छे से इस्तेमाल नहीं करा और ये अच्छे से बैलेंस नहीं रही तो ये आपकी दोस्ती, आपका रिलेशनशिप, आपके माँ बाप के साथ आपका जो प्यार है, सबको खराब कर सकती है। तो अगर आपने कभी जेलसी फील करी हो अपने दोस्त के साथ, प्यार के साथ या किसी भी के साथ भी, तो आपको कैसा लग रहा था, आप चाहो तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।